जी, गुड हाउ आर इवनिंग यू? सर। कैसे हैं आप सब? फाइन सर, बढ़िया। चलिए, कल की क्लास में हमने सेक्शन 378 आईपीसी पढ़ा था भाई। चैप्टर नंबर 17 हम आईपीसी का पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 17। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एनू, हाउ आर यू? फाइन। जी, तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 17 कल की क्लास में शुरू किया था। एनू, यू आर नॉट प्रेजेंट इन लास्ट क्लास। जी सर। तो चैप्टर नंबर 17 किस बात से ताल्लुक़ रखता है सरजीत शर्मा जी? चैप्टर नंबर 17 जो आईपीसी का है वो किससे संबंधित है? सरजीत शर्मा, आप सुन पा रहे हैं मुझे? कल्पना चौहान, आप बताइए। संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। वेरी गुड। ज्योतिका वर्मा जी। जी, संपत्ति के विरुद्ध। हाँ, क्या कह रहे हैं? दोबारा बोलिए जरा। सर आवाज। सर नमस्ते किए सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? सर संपत्ति के विरुद्ध। हाँ, हेलो। संपत्ति के विरुद्ध अपराध। सर, संपत्ति के हाँ विरुद्ध बता दो। हाँ, और ये आई थिंक दिस इज द लॉन्गेस्ट चैप्टर ऑफ आईपीसी। 85 सेक्शन है भाई इसमें, अकेले चैप्टर में। ठीक है, और इसको याद रखने के लिए एक सूत्र याद रखिए। 17 संपत्ति पे खतरा। ठीक है, क्यों एनू? जी सर। चैप्टर नंबर 17 यानी कि संपत्ति पे खतरा। हाँ, तो आपको एक सूत्र के हिसाब से आप याद रख पाएंगे इसे। और इसका पहला जो धारा है, इसकी पहली धारा 378 की परिभाषा बताती है। और 378 की परिभाषा हम बड़े विस्तार पूर्वक कल की पूरी क्लास में हमने केवल परिभाषा और इसके एक्सप्लेनेशन और इसके इलस्ट्रेशन उस पर केंद्रित रही हमारी पूरी क्लास कल की। और एक बार मैं ज़रा पूछ लूँ एक बार, तो सरजीत शर्मा जी, कितने तत्व हैं चोरी के जो मैंने कल की क्लास में बताए थे? 5 तत्व है सर। 5 तत्व हैं। 5 तत्व में से एक भी तत्व मिसिंग तो चोरी का अपराध गायब। ठीक है, चलिए अब अगली जो धाराएं हैं इसकी कुल कितनी धाराएं बताई थी मैंने चोरी से संबंधित आईपीसी में? सर 5। 5 का बड़ा महत्व है चोरी में। 5 ही धाराएं हैं, 5 ही एक्सप्लेनेशन है, 5 ही तत्व हैं, है ना? तो पंच प्यारे याद रखना 378 में। अभी जिसको अगली जो धाराएं हैं वो 4 धाराएं अलग अलग परिस्थितियों में दंड की व्यवस्था बता रही है। और आप ध्यान रखिएगा, जब भी अगर चोरी पे कोई चार्ज फ्रेम करने वाला मामला आपको आ जाए तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि चार्ज फ्रेम किस धारा में करना है। 379, 380, 381 और 382, ये 4 धाराएं अलग अलग कंडीशंस को बताते हुए चोरी के लिए दंड की व्यवस्था करती हैं। देखते हैं 379 क्या कहता है। 379 कह रहा है, पनिशमेंट फॉर थेफ्ट, हूएवर कमिट्स थेफ्ट शैल बी पनिश्ड with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। कह रहा जो कोई चोरी करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये 379। ठीक है, अब अगला जो सेक्शन है 380, वो कह रहा है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस एटसेट्रा।
एटसेट्रा शब्द आया है तो इसका मतलब ये है कि निवास गृह के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से चोरी 380 में कवर होंगी। तो ये कह रहा है कि whoever commits theft in any building, tent or vessel, which building, tent or vessel is used as a human dwelling or used for the custody of property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। ये कह रहा है 380 के निवास गृह आदि में चोरी, जो कोई ऐसे किसी निर्माण, तंबू या जलियान में चोरी करेगा जो निर्माण, तंबू या जलियान मानव निवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता हो, वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से, जिसकी अवधि कितनी होगी भाई, अप टू 7 ईयर्स, किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा या जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो 380 तब आप लगाएंगे जब किसी के घर आदि में से चोरी हो, ठीक है। और 379 इसका मतलब क्या हुआ कि 379 वेयर हाउस या गोडाउन है ना सर? हाँ जी, क्या कह रहे हैं में सर अगर वेयर हाउस या गोडाउन से चोरी हो वो भी आएगा? हाँ, इसमें लिखा हुआ है ना कि संपत्ति की अभिरक्षा। तो वेयर हाउस, गोडाउन हम किस लिए रखते हैं वहाँ संपत्ति, कि भाई हमारी संपत्ति यहाँ गोदाम में, वेयर हाउस में सुरक्षित है, तो वो सब कवर हो रहे हैं यहाँ। एटसेट्रा शब्द इसीलिए लगाया है। तो 379 और 380 में क्या अंतर महसूस हुआ शर्मा जी? जी सर। 379 और 380 में क्या अंतर महसूस हुआ आपको? सर 379 और 380 में अंतर ये है कि इसमें जो से निवास गृह में या कोई तंबू या जलियान में चोरी होगी तो 380 लगेगी, और जो है 379 में चोरी कहीं भी हो सकती है, चलते फिरते भी हो सकती है। हाँ, इसके लिए एग्जाम्पल आप ऐसे दे सकते हैं कि मान लीजिए आपके घर के बाहर, कहीं से भी हो सकती है, आपके घर के बाहर खड़ी हुई आपकी बाइक कोई चुरा ले तो 379, और घर के अंदर से कोई चुरा ले तो 380। क्यों शोभित? जी सर पक्का है ना। अब 381 और 382। 381 कह रहा है थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ मास्टर, लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी। 381 तब एक्शन में आएगा जब कोई आपका लिपिक या आपका सेवक चोरी कर ले, तो 381 एक्शन में आएगा। ये कह रहा है whoever being a clerk or servant or being employed in the capacity of a clerk or servant commits theft in respect of any property in the possession of his master or employer shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो यहाँ अगर सेवक के द्वारा या लिपिक के द्वारा कोई संपत्ति चोरी की जा रही है जो उसके मास्टर या उसके एम्प्लॉई के कब्जे की चीज़ है, उसको यदि कोई चुराएगा तो फिर 381 का चार्ज आप बनाएंगे। अगर कोई ऐसी व्यवस्था, ऐसी कोई स्टोरी बना के आपको कोई प्रॉब्लम दी जाए एग्ज़ाम हॉल के अंदर, तो आप फिर 381 का चार्ज बनाएंगे। मान लीजिए फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के मामले में कोई ऐसा मामला आ जाए, तो यही बात ध्यान रखने वाली है चोरी के चार्ज बनाते हुए कि आपको पहले उस पर नज़र ये मारनी है कि आपका मामला 379 में जा रहा है, 380 में जा रहा है, 381 में जा रहा है या 382 में जा रहा है। और यहीं गड़बड़ आ जाता है मामला। अगर आपने मान लीजिए घर से अंदर से चोरी हुई और आपने 379 का चार्ज बना दिया, तो नंबर कितने मिलेंगे एनू? 0 मिलेगा। आप तो बाहर आके बताएंगे बहुत बढ़िया चार्ज बना के आए हैं हम, तो एकदम कंटास छाप के मारा है, लेकिन सेक्शन गलत कराए हैं जी। ठीक है भाई। अब अगला 382 कह रहा है थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रेस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट।
ये कह रहा चोरी करने के लिए मृत्यु, उपैती या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी। यदि कोई व्यक्ति जो है, ये कह रहा कि whoever commits theft having made preparation for causing death or hurt or restraint or fear of death or of hurt or of restraint to any person in order to the committing of such theft or in order to the effecting of his escape after the committing of such theft or in order to the retaining of property taken by such theft shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो 382 तब लगेगी जब कोई व्यक्ति मृत्यु, उपैती या अवरोध कारित करने की तैयारी करने के साथ चोरी करे। वो प्रिपेयर होके जाए कि यदि मेरे साथ कोई ऐसी बात हुई वहाँ और मुझे किसी की हत्या करनी पड़े, किसी को उपैती कारित करनी पड़े, तो उसके लिए वो साधन संपन्न होके चोरी करने जाए, तब 382 एक्शन में आएगा भाई। ये कह रहा है कि जो कोई चोरी करने के लिए या चोरी करने के पश्चात निकल भागने के लिए या चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को रखने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे उपैती या उसका अवरोध कारित करने की या मृत्यु या उपैती का या अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके चोरी करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है माय डियर, समझ आ गया? हाँ भाई, क्लियर है 382? एनु क्लियर है सर। बहुत अच्छे। शोभित, ये अमित भाटी जी कहाँ हैं भाई? ठीक ठाक तो हैं? वो भी सर आजकल कुछ कामों में लगे हुए हैं। अच्छा, हाँ मैंने कहा वो क्लास में कुछ आजकल कम नज़र आ रहे हैं। चलिए, काम धंधे भी ज़रूरी हैं भाई। अब इसके 2 इलिस्ट्रेशन हैं, इनको भी देख लेते हैं 382 के। ये कह रहा है, ए इलिस्ट्रेशन इसका कह रहा है, ए कमिट्स थेफ्ट ऑन प्रॉपर्टी इन जेड्स पोजीशन एंड वाइल कमिटिंग दिस थेफ्ट ही हैज़ ए लोडेड पिस्टल अंडर हिज गारमेंट, हैविंग प्रोवाइडेड दिस पिस्टल फॉर द पर्पज of hurting Jed in case Jed should resist, A has committed the offence defined in this section। तो ये 382 के बारे में बात कर रहा है इलिस्ट्रेशन। ये कह रहा है कि यह के कब्जे में की संपत्ति पर कै चोरी करता है और वह चोरी करते समय अपने पास अपने वस्त्रों के भीतर एक भरी हुई पिस्तौल रखता है। तो यानी कि तैयारी के साथ है ना वो। 382 क्या बात कर रहा है? 382 यही तो बात कर रहा है कि आप तैयारी के साथ हैं। तो और जिसे उसने यह द्वारा प्रतिरोध किए जाने की दशा में यह को उपैती करने के लिए अपने पास रखा था, कै ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। अब वो पिस्तौल रखे हुए है तो वो उपैती भी कारित कर सकता है, वो मृत्यु भी कारित कर सकता है। पिस्तौल तो ऐसी चीज़ है कि वो प्रिपरेशन भी पनिशेबल हुई ना। हाँ, तो वो प्रिपरेशन जो है चोरी, मतलब उसके लिए प्रिपेयर होके आया है, तो 382 में सज़ा का मापमान बढ़ जाता है। ठीक है ना भाई? कृत्य वही हो रहा है जो वो तो 378 की परिभाषा वाला ही कृत्य हो रहा है हर जगह, लेकिन अलग अलग सिचुएशन की वजह से सज़ा को डिफ्रेंशिएट किया है। अब ये थोड़ा हीनियस हो गया मामला कि आप साथ में अपने चक्कू, छुरे या कोई पिस्टल वगैरह लेके आए हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं, बी, ए पिक्स जेड्स पॉकेट हैविंग पोस्टेड सेवरल ऑफ हिज कंपेनियंस नियर हिम इन ऑर्डर दैट दे मे रेस्ट्रेन जेड इफ जेड शुड perceive what is passing and should resist or should attempt to apprehend A has committed the offence defined in this section। देखिए, ये इलस्ट्रेशन में से उठा के भी आपसे 382 के सवाल पूछा जा सकता है। अब ये जो सेकंड वाला इलस्ट्रेशन है ये और थोड़ा हर टेक्निकल है। ये कह रहा है कि ये की जेब काटता है और ऐसा करने के लिए अपने कई साथियों को अपने पास इसलिए नियुक्त करता है कि यदि यह समझ जाए कि क्या हो रहा है और प्रतिरोध करे या कै को पकड़ने का प्रयत्न करे तो वे यह का प्रतिरोध करें।
कै ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। तो आपने देखा होगा कि जो जेब कतरों का एक सिंडिकेट होता है पूरा, तो उनका पूरा गैंग चलता है, अकेला बंदा नहीं होता नॉर्मली। वो एक तो जैसे ही जेब काटेंगे तो वो अपना आइटम पास कर देंगे अपने साथी के पास, और अगर कोई ऐसा महसूस होता है कि किसी को पता लग गया कि वो जेब काटी जा रही है, हालांकि वो इतनी सफाई से जेब काटते हैं कि अगले बंदे को हवा भी नहीं आती, ठीक है। तो अगर बाई चांस किसी को कुछ एहसास हो गया, तो वैसे एहसास हो जाने पर अगर वो व्यक्ति कोई प्रतिरोध करे या उसे पकड़ने का प्रयास करे जेब कतरे को, तो उसका प्रतिरोध करने के लिए उसने अपने 2-4 साथी अपने साथ इसलिए नियुक्त किए हुए हैं कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनेगी तो आप जो है इस व्यक्ति का प्रतिरोध करें जो मुझे पकड़ने का प्रयास करेगा। तो ऐसी अवस्था में 382 एक्शन में आएगी, चूँकि वो इस तैयारी के साथ है कि जो पीड़ित है, पीड़ित का प्रतिरोध किया जा सके आवश्यकता पड़ने पर। क्लियर है अनु? जी सर। ज्योतिका, सरजीत, शोभित, क्लियर है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। अब यहाँ ये चोरी की 5 धाराएं हमने कंप्लीट कर ली हैं। एक धारा जो मेन इसकी डेफिनेशन क्लॉज थी वो हमने कल की क्लास में कंप्लीट किया था, और बाकी की 4 धाराएं हमने आज की क्लास में कंप्लीट की। अब इसका अगला हिस्सा जो है वो है ऑफ एक्सटॉर्शन, उद्यापन के विषय में बात करता है। उद्यापन, एक्सटॉर्शन शब्द आप वाकिफ़ होंगे इससे। क्या होता है एक्सटॉर्शन? आम भाषा में रंगदारी सर। हाँ बिल्कुल, आम बोलचाल की भाषा में बोलें तो रंगदारी। एनु सुना होगा ये शब्द तो? जी सर। ब्लैकमेल करना। बिल्कुल, रंगदारी, ब्लैकमेल करना। ज्योतिका वर्मा जी, तो देखते हैं एक्सटॉर्शन की परिभाषा 383 क्या कहता है। ये कह रहा है whoever intentionally puts any person in fear of any injury। इंजरी हमने आईपीसी की किस धारा में पढ़ी है? ज्योतिका वर्मा जी बताएंगी। जी ज्योतिका जी, मेरी आवाज़ सुन पा रही हैं आप? यदि पता है तो यस कहो, नहीं पता है तो नो कहो, टाइम वेस्ट मत करो। अगर आवाज़ आ रही है तो आप अपना माइक खोल के मुझे बता दीजिए कि सर मुझे नहीं पता। हाँ सरजीत शर्मा जी, आप बताइए। सरजीत शर्मा जी, 320 में इंजरी पूछ रहा हूँ मैं। हैं? 44 में है। 44 में है सर इंजरी। क्या कहती है 44 वाली इंजरी? कितने प्रकार की वहाँ बताई है, क्या क्या होता है इंजरी में? एनु आप बता दीजिए तब तक। सर 4 टाइप की है इंजरी। बॉडी, माइंड, प्रॉपर्टी एंड रेपुटेशन। बहुत बढ़िया। तो यहाँ फियर ऑफ एनी इंजरी शब्द जो लिखा हुआ है, तो इंजरी के साथ लिख लीजिए धारा 44, याद रहेगा आपको। और धारा 44 में 4 प्रकार की इंजरी बताई है। शरीर की, ठीक है, मन की, अर्थ की यानी कि आर्थिक, और सामाजिक ख्याति की। तो ये इंजरी वही 44 वाली इंजरी है। और ये कह रहा है whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property
or valuable security or anything signed or sealed with may be converted into a valuable security commits extortion. देखिए भाई, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लोग ब्लैकमेलिंग शब्द सुनते हैं कि भाई किसी महिला की कोई अश्लील चित्र किसी के पास है, वीडियो किसी के पास है, फिर वो क्या कह रहा है कि या तो मुझे कुछ पैसे दे दे और नहीं तो इसको मैं वायरल कर दूंगा। तो यहाँ इंजरी कौन से वाली इंजरी होगी? ख्याति और मानसिक दोनों प्रकार की इंजरी होगी, है ना। तो 383 का हिंदी वर्जन देखते हैं। ये कह रहा है उद्यापन, एक्सटोर्शन को हिंदी में कहते हैं भैया उद्यापन, ठीक। ये कह रहा है जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति कारित करने के भय में साँचे डालता है और तद्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज़ जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह उद्यापन करता है। इज दैट ओके? तो उद्यापन में जो संपत्ति शब्द आया है वो किस प्रकार की संपत्ति है एनु? सर इसमें दोनों संपत्तियां हैं, चल भी और अचल भी। बहुत बढ़िया। सरजीत शर्मा जी कह रहे हैं कि उद्यापन का विषय दोनों प्रकार की संपत्ति हो सकती हैं, वो संपत्ति चल भी हो सकती है और अचल भी हो सकती है। जबकि चोरी के अपराध में हमने क्या पढ़ा था कि चोरी के अपराध में संपत्ति चोरी का विषय होने के लिए केवल चल ही होगी, अचल संपत्ति की चोरी नहीं हो सकती। लेकिन उद्यापन जो है वो चल का भी हो सकता है और अचल का भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। क्यों इन्नू? जी जी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी है। कोई आपसे साइन करा लिए, साइन करा के बाद वो फिर कहीं यूज करे उसको, चेक ले ले, साइन करके चेक दे दे, भाई हम भर लेंगे अपने आप, है ना। तो उद्यापन आपको समझ आया? उद्यापन की परिभाषा समझ में आई? अब इसके दृष्टांत देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन ये कह रहा है ए थ्रेटन्स टू पब्लिश आ डिफेमेटरी लाइबल कंसर्निंग जेड अनलेस जेड गिव्स हिम मनी, ही दस इंड्यूसेस जेड टू गिव हिम मनी, ए हैज कमिटेड एक्सटॉर्शन। अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया था, मैंने अश्लील वीडियो और अश्लील चित्र के विषय में बात की थी। बिल्कुल सेम डिट्टो मिलता हुआ इलस्ट्रेशन है। यहाँ क्या कह रहा है कि यह धमकी देता है कि यदि यह ने उसको धन नहीं दिया तो वह यह के बारे में मानहानिकारक अपमान लेख प्रकाशित कर देगा। लाइबल शब्द है उसके लिए, ठीक है। अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार यह को उत्प्रेरित करता है। यहाँ कै ने उद्यापन किया है। किस प्रकार की क्षति की धमकी दे रहा है उसको? वही क्षति, उसकी ख्याति को क्षति पहुंचेगी और उसको मानसिक क्षति भी पहुंचेगी। इज दैट क्लियर? और हो सकता है कि उसको आर्थिक क्षति भी पहुंच जाए। क्यों शोभित? जी सर। भाई किसी व्यक्ति की समाज में मानहानिकारक लेख यदि प्रकाशित होगा, हो सकता है कि उसके कुछ मॉनेटरी मैटर्स भी ऐसे हों कि जिन पे भी प्रभाव पड़े। तो आर्थिक नेपथ्य में है, डायरेक्टली तो दो क्षति तो हमें नजर ही आ रही है। द नेक्स्ट वन, इलस्ट्रेशन बी कह रहा है ए थ्रेटन्स जेड दैट ही विल कीप जेड्स चाइल्ड इन wrongful confinement unless जेड will sign and deliver to जेड a promissory note binding जेड to pay certain monies
to A. Z signs and delivers the note. A has committed extortion. ये कह रहा कि कै ये को यह धमकी देता है कि यदि कै को कुछ धन देने के संबंध में आपने आपको आबद्ध करने वाला एक वचन पत्र हस्ताक्षरित करके कै को प्रदत्त नहीं कर देता तो वह यह के शिशु को सदोष परिरोध में रखेगा। यह वचन पत्र हस्ताक्षरित करके कै को प्रदत्त कर देता है, कै ने उद्यापन किया है। ठीक है डियर, क्लियर है भाई? सर ये प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? प्रोमिसरी नोट जब हम एनआई एक्ट पढ़ेंगे, एनआई एक्ट में प्रोमिसरी नोट को बताया है। यहाँ वो एक प्रोमिस करके लिख के देता है, प्रोमिस से बना है प्रोमिसरी, कि मैं शोभित को इतने धन देने के लिए अपने आप को वचनबद्ध करता हूँ। ठीक है, ये हुंडी, प्रोमिसरी नोट ये पुराने टाइम में चला करते थे बहुत ज़्यादा। अब तो इनका चलन जो है वो लगभग ना के बराबर है। अब तो लेन देन जो बहुत ज़्यादा जो होता है वो चेक के माध्यम से हो रहा है, ड्राफ्ट के माध्यम से हो रहा है ना। तो ये पुराने ज़माने की व्यवस्था है। हालांकि कानून में आज भी इसको पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अब चलन में नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं इसको पहचान पाते जल्दी से। तो यही तो देखो, इसको समझो आप। ये कह रहा है कि कै ये को यह धमकी देता है कि यदि कै को कुछ धन देने के संबंध में अपने आप को आबद्ध करने वाला एक वचन पत्र हस्ताक्षरित करके कै को प्रदत्त नहीं कर देता तो वह यह के शिशु को सदोष परिरोध में रखेगा। यह वचन पत्र हस्ताक्षरित करके कै को प्रदत्त कर देता है, कै ने उद्यापन किया। समझ आ गया शोभित? तो प्रोमिसरी नोट है भाई। आप जो हमारे बैंक की जो हमारी करेंसी है वो भी तो एक प्रोमिसरी नोट ही है गवर्नर साहब का हमारे पास। जी। उस पर लिखा है ना, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, नीचे हस्ताक्षर गवर्नर आरबीआई सच सच। कौन सा नोट है जिस पर गवर्नर के साइन नहीं होते? सर 1 रुपए वाला। 1 रुपए का जो नोट है उस पे आरबीआई के गवर्नर के साइन नहीं होते। किसके होते हैं कल्पना? सर सचिव के। कौन सा सचिव? सर इतना नहीं पता। अरे भारत सरकार का वित्त सचिव साइन करता है 1 रुपए के नोट पे। सर भूल गए थे। हाँ, फाइनेंस सेक्रेटरी है ना। तो सही मायने में जो 1 रुपया है, वो जो 1 रुपया है वो एक्चुअल चीज़ है, और उसी के लिए बाकी जितने नोट छपे हुए हैं, वो जो गवर्नर साहब ने 2000 का नोट, 500 का नोट, 100 का नोट, 50 का नोट, तो वो सब उस 1 रुपये की गारंटी तो दे रहा है वो, कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। आप बैंक में जाओ, 2000 का नोट दो भैया, मुझे तो 1-1 रुपये वाले 2000 दे दो, तो सिक्का बांध के या जैसे भी उनके पास होंगे वो सौंप देंगे तुम्हें, लो भैया, प्रॉमिस किया है आरबीआई के गवर्नर साहब ने, प्रॉमिस तो हमें निभाना। हाँ जी, अब तो 1 रुपये का नोट बंद हो गया ना सर, वो प्रिंटिंग। हाँ, उसका प्रिंट पता नहीं अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन जो पुराने नोट हैं 1 रुपये के सिक्के तो हैं ही फिलहाल। बाकी 1 रुपये का नोट पे ही वित्त सचिव का। वो थोड़े बहुत बचे थे वो भी उन्होंने दे दिए। अच्छा, चलिए। मतलब वो टीवी में भी दिखाया था उस दिन न्यूज़ पे, वहाँ लोग लाइनों में खड़े थे बाहर, लाइन लगा के एक की गड्डियाँ लेने के। अच्छा, चलो। इलिस्ट्रेशन नंबर सी कह रहा है, ए threatens to send clubmen to plow up Jed's field unless Jed will sign and deliver to be a bound binding Jed under a penalty to deliver certain produce to B, and thereby induces Jed to sign and deliver the bond. A has committed extortion.
ये कह रहा है कि यह धमकी देता है कि यदि ख को कुछ उपज प्रदत्त कराने के लिए शास्ति युक्त बंद पत्र हस्ताक्षरित नहीं करेगा और ख को न देगा तो वह यह के खेत को जोत डालने के लिए लठैत भेज देगा। समझे? क्लबमैन लठैत भेज देगा और तद द्वारा यह को वह बंदपत्र हस्ताक्षरित करने के लिए और प्रदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है कै ने उद्यापन किया है। इज दैट ओके माय डियर? वो धमकी दे रहा है कि यदि तुमने मुझे अपनी उपज में से कुछ हिस्सा देने के लिए बॉन्ड भर के ना दिया, अपने आप को बॉन्ड ना किया, तो मैं लठैत भेजकर तुम्हारा खेत जो है वो जोत डालूंगा। तो वो भय में आके उसको देता है। तब क्या कर रहा है वो उत्प्रेरित कर रहा है। देना भी जरूरी नहीं है, उत्प्रेरित करने मात्र से ही ये एक्शन में आ जाएगा मामला। ठीक है, कै ने उद्यापन किया है। द नेक्स्ट वन डी, A by putting Z in fear of grievous hurt dishonestly induces Z to sign or affix his seal to a blank paper and delivers it to A. Z signs and delivers the paper to A. Here as the paper so signed may be converted into a valuable security, A has committed extortion. ये कह रहा कि ये को घोर उपैती करने के भय में डालकर बेईमानी से ये को उत्प्रेरित करता है कि वह एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दे और अपनी मुद्रा लगा दे और उसे कै को प्रदत्त कर दे। यह उस कागज पर हस्ताक्षर करके उसे कै को प्रदत्त कर देता है। यहाँ इस प्रकार हस्ताक्षरित कागज मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए कै ने उद्यापन किया है। क्लियर है भाई? इज दैट ओके? क्लियर है। अब 383 में एक्सटोर्शन को हमने समझा है कि व्हाट इज एक्सटोर्शन। अब अगली जो धाराएं हैं वो पनिशमेंट के बारे में बात कर रही हैं एक्सटोर्शन के। तो 384 कह रहा है कि whoever commits extortion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। ये कह रहा है जो कोई उद्यापन करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो 384 में सिंपल एक्सटोर्शन को दंडित करना बताया है और 3 साल तक की सजा बताई है। नेक्स्ट सेक्शन जो है इसका 385 वो कह रहा है पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटोर्शन। 385 कह रहा है कि whoever in order to the committing of extortion puts any person in fear or attempts to put any person in fear of any injury shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। 385 कह रहा है कि उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालना। जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी क्षति के पहुंचाने के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्या समझे भैया? तो जो उद्यापन करेगा उसके लिए 3 साल की सजा है और जो भय में ही डाल रहा है अभी उसने उद्यापन किया नहीं है, भय में डाला हुआ है, तो 385 में उसको 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है। अगली धारा 386 है इसकी। 386 कह रहा है एक्सटोर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। यदि कोई मृत्यु या घोर उपैती के भय में डालकर किसी का एक्सटोर्शन करेगा तो एग्जाम्पल है सर 385 का। हाँ जी, क्या कह रहे? कोई एग्जाम्पल है सर 385 का? एग्जाम्पल?
हाँ शोभित दोबारा पूछो, आप क्या पूछ रहे, क्या एग्जाम्पल है क्या कोई? 385 को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। 385 ये कह रहा है कि आपने किसी व्यक्ति को भय में डाला है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको ऐसा कर दूंगा, क्षति के भय में डाला है। ठीक है, अभी एक्सटोर्शन जो है आपने कोई धनराशि आदि प्राप्त नहीं करी है उससे, केवल आपने उसको भय दिखाया है। 383 कह रहा है कि यदि आप एक्सटोर्शन कर लेंगे, कुछ पैसा ले लेंगे तो 3 साल की सज़ा, और 382 में अभी आपका स्टेप जो है वो बकाया है, 385 में सॉरी, वहाँ आप केवल अभी उसको भय में ही डाला है आपने, और भय में डालने पे ही आपकी पकड़ हो गई। आप कोई एक्सटोर्शन कर नहीं पाए तब तक, केवल आपने फियर में डाला है शोभित। क्यों एनु? पैसा या प्रॉपर्टी डिलीवर गई है। हाँ, ये भी तो 383 में नहीं है ना। 383 ये तो कह रहा है जो कोई उद्यापन करेगा, उद्यापन करने का मतलब क्या है? उद्यापन करने का मतलब यही तो होगा कि उसने उद्यापन का जो अपराध है वो कंप्लीट कर दिया, इसलिए वहाँ 3 साल की सज़ा है, यहाँ 2 साल की सज़ा है। भाई उद्यापन करेगा का मतलब क्या है कि जो परिभाषा उद्यापन की बताई है वो हो चुका है सारा काम। अब जैसे चोरी की परिभाषा है, मतलब ये 383 अटेम्प्ट वाली पोजीशन की, भाई मैं तो गाड़ी लूंगा अगर तू ऐसा नहीं करेगा, तो ये तो 385 वाली पोजीशन है ना। जी जी जी, और मैंने 383 में रंगदारी मांग ही दी। रंगदारी में आपने कुछ वसूल कर लिया है। 383 में जो एक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, हाँ, एक्सटॉर्शन हो गया, लेकिन 385 में मतलब एक करने की धमकी दी गई है। वहाँ भय में डाला है शोभित, यहाँ भय में डाला हुआ है। उसकी जो गुडविल है उसके लिए या जो भी है वो कर सकता है उसके लिए, ठीक है ना। उसमें हुआ नहीं है ना, मतलब कि ये अभी एक स्टेप बाकी है 385 में, आपने केवल उसको फियर में डाला हुआ है। भाई आप पे कोई थ्रेटन कॉल आई, आपको कहा भाई ऐसा ऐसा कर दो, आपने किया नहीं है, अभी आपने जाकर रिपोर्ट कर दी, और आपसे कोई ले चुका है, तब आप 384 में आपका मामला जाएगा कि आपसे कुछ रिकवरी कर ली उसने। ऐसा होता है ना कि कुछ किस्त ले ली, कुछ बकाया है। और कई लोग एक्सटोर्शन करने वाले बंदे ऐसे भी तो होते हैं ना कि उनका एक बार एक्सटोर्शन करके मन नहीं भरता, वो पहले बोलेंगे 50,000 रुपये दे जा, जब 50 उन्हें मिल जाएंगे तो फिर अगली बार 1 लाख मांगेंगे उसी काम के लिए। बोले तेरे वीडियो और तेरे जो फ़ोटो है ना वो अभी भी मेरे पास लैपटॉप में सेव है, या तो इतने रुपए और दे जा, नहीं तो मैं उसको वायरल कर रहा हूँ अभी। इज़ दैट क्लियर? और 386 बात कर रहा है एक्सटोर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। तो 386 जब अस्तित्व में आएगी, जब एक्शन में आएगी, सॉरी अस्तित्व में तो ये है, एक्शन में तब आएगी जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोरोपैती के भय में डालकर उद्यापन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। भाई किसी की मृत्यु कारित करने का भय में डाल के या किसी को घोरोपैती के भय में डालकर कोई उद्यापन कर रहा है तो उसके लिए सज़ा का जो मापमान है, जो मेजरमेंट है वो बढ़ जाएगा, और 386 में उसे 10 साल तक की सज़ा। क्लियर है भाई? अब यही बात 387 में है जो अभी हमने 384 और 385 में पढ़ी है। 387 कह रहा है उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोरोपैती के भय में डालना। 386 में उद्यापन हो चुका है, वहाँ 10 साल की सज़ा है। 387 में केवल भय में डाला जा रहा है, उद्यापन नहीं हुआ है। क्यों शोभित? जी जी हाँ, तो ये कह रहा है जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोरोपैती के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि
7 वर्ष तक की हो सकेगी और दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है भाई, यहाँ भी ऑफेंस कमिट हो गया ना सर? कौन से वाला? 86 में भी। हाँ, 386 में तो उद्यापन हो चुका और 387 में अभी भय में डाल रहा है या भय में डालने का अटेम्प्ट कर रहा है। जी। ऐसा ही 388 और 389 जो 2 सेक्शन है वो भी इसी प्रकार की बात कर रही है। ये कह रहा है कि मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्यापन, एक्सटोर्शन बाय थ्रेट और एक्विजिशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एट्सेट्रा। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ये धमकी दे कि भाई या तो मुझे कुछ दे दे, कुछ भी, मतलब पैसा, संपत्ति, प्रोमिसरी नोट, कुछ भी, कोई भी मूल्यवान प्रतिभूति, या तो दे दे और नहीं तो मैं तेरे ऊपर ऐसा अभियोग लगा दूंगा, इस प्रकार के केस में तुझे फंसा दूंगा जिसमें सज़ा कितनी है, मृत्यु या आजीवन कारावास। ठीक है, तो वैसी धमकी देकर कोई एक्सटॉर्शन करेगा तो 388 लगेगी। और 388 क्या कह रहा है? Whoever commits extortion by putting any person in fear of an accusation against that person or any other of having committed or attempted to commit any offense punishable with death or with imprisonment for life or with imprisonment for a term which may extend to 10 years or of having attempted to induce any other person to commit such offense shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine, and if the offense be one punishable under section 377 of this code may be punished with imprisonment for life। ये कह रहा है भाई कि जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं, उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने के भय में डालकर कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है या करने का प्रयत्न किया है जो मृत्यु से या आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय है। ठीक है, चूँकि वहाँ आदि शब्द आया था ऊपर हेड में, तो आदि शब्द में जो है आजीवन कारावास के अलावा 10 वर्ष तक की सज़ा की भी यहाँ बात की गई है। अथवा यह कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया है, उद्यापन करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तथा यदि वह अपराध ऐसा हो जो इस संहिता की धारा 377 के अधीन दंडनीय है तो वह आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकेगा। क्या समझे भैया? 388 तो 377 में जो अपराध है, यदि उस अपराध को लगाने की, उस अपराध में एक्यूज, आरोपित बनाने की धमकी देकर कोई किसी को एक्सटॉर्शन करेगा तो उसको आजीवन कारावास तक की सज़ा दी जा सकती है और बाकी के लिए जो है वो 10 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। ठीक है, इज दैट ओके? और 389 बिल्कुल हैं। क्या कह रहे हो शोभित? 387 के लिए बता रहे हैं सर? 377 के लिए 388 हम पढ़ रहे हैं और 388 में स्पेशल 377 के लिए प्रावधान ये है कि यदि कोई 377 का चार्ज लगाकर, झूठा चार्ज लगाने की धमकी देकर एक्सटॉर्शन करेगा तो वहाँ आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान है 388 में। ठीक है, और 389 सेम बात कर रहा है। क्या कह रहा है? पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ एक्यूजेशन ऑफ ऑफेंस इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, और उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालना। यहाँ भय में डाला जा रहा है
कि तेरे ऊपर कोई अपराध ऐसा लगा दिया जाएगा जिससे तेरे ऊपर अभियोग चलेगा। ठीक है, ये कह रहा है whoever in order to the committing of extortion puts or attempts to put any person in fear of the accusation against that person or any other of having committed or attempted to commit an offence punishable with death or with imprisonment for life or with imprisonment for a term which may extend to 10 years shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine, and if the offence be punishable under this section 377 of this code may be punished with imprisonment for life। तो ये कह रहा है भय में डालने वाली स्थिति बता रहा है 389, और ये कह रहा है कि जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने का भय दिखलाएगा या यह भय दिखलाने का प्रयत्न करेगा कि उसने ऐसा अपराध किया है या करने का प्रयत्न किया है जो मृत्यु से या आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, तथा यदि वह अपराध ऐसा हो जो इस संहिता की धारा 377 के अधीन दंडनीय है तो वह आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकेगा। फिर दोनों में सज़ा तो सेम ही बताई गई है, 388 भी वही कह रहा है और 389 भी यही कह रहा है। कुछ अंतर है क्या दोनों की सज़ा में शोभित? हैं? क्या कह रहे हो? अब सेम सजा देने का और अलग अलग धारा बनाने का कुछ मंतव्य समझ नहीं आया। क्या? क्या कह रहे हो? नजर आ रहा है इसका पनिशमेंट। हाँ, पनिशमेंट सेम ही नज़र आ रहा है बिल्कुल। 388 और 389 में पनिशमेंट में रत्ती भर का भी अंतर नहीं है, वही 10 वर्ष तक की सज़ा वहाँ है। और यदि 377 वाला अपराध लगाने का भय दिखाया जा रहा है तो भी आजीवन कारावास से दंडित किया जा रहा है। चलिए, जो है सो है, उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई। तो चलिए, आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। आमना मैम की क्लास 9:30 बजे से होगी, आप उपस्थित रहिएगा। सभी को गुड नाइट, शब्बा खैर, ऑल द बेस्ट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, Okay. थैंक यू।